नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 1 सूचना का एकत्रीकरण यानी कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर आज अपने पढ़ेंगे प्राथमिक सूचना और गौण सूचना किसे कहते हैं, प्राथमिक सूचना एकत्रित करने की पद्धतियां और उसके बाद प्रत्येक जांच और अप्रत्येक जांच के गुण और दोष को अपने पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक सूचना और गौण सूचना किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, किसी भी संस्था या संशोधक द्वारा सर्वप्रथम बार शुद्ध व मौलिक स्वरूप में सूचना एकत्रित की गई हो तो ऐसी सूचना को प्राथमिक सूचना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जानकारी अगर आपको चाहिए और आप पर्सनल विद्यार्थी को मिलकर अगर सूचना प्राप्त करते हो, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हो, तो वह सूचना कैसी सूचना हुई, प्राथमिक सूचना हुई। राइट है। तो इस प्रकार की सूचना को अपने प्राथमिक सूचना कहते हैं। भारत के अंदर जनसंख्या गणना सूचना तथा भारत के रजिस्टर ऑफिस न्यू दिल्ली द्वारा भारत में मृत्यु दर जनसंख्या से संबंधित प्रकार की सूचना को भी प्राथमिक सूचना कहते हैं। ओके। फिर उसके बाद है गौण सूचना, यानी गौण सूचना किसे कहते हैं। गौण सूचना को अपने द्वितीयक सूचना भी कहते हैं। जब कोई संस्थान या अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित की गई सूचना का उपयोग हो तो ऐसी सूचना का उपयोग करने वाली संस्था के लिए गौण सूचना बन जाती है। जैसे विद्यार्थी मित्रों, यदि आप विद्यार्थी के बारे में जानकारी जो चाहिए तो विद्यार्थी से अगर पर्सनल मिलकर जानकारी प्राप्त करते हो तो वह कैसी सूचना हुई, प्राथमिक सूचना हुई। परंतु उनके एडमिशन फॉर्म के ऊपर से आप उनके परिवार से संबंधित या उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करो तो वह सूचना कैसी सूचना हुई, गौण सूचना हुई। यहाँ पहले से तय की गई यानी पहले से एकत्रित की गई सूचना का क्या होता है, वापस उपयोग होता है। इसलिए इस सूचना को द्वितीयक सूचना या गौण सूचना कहा जाता है। प्राथमिक सूचना एकत्रित करने की पद्धति, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो प्राथमिक सूचना प्राप्त करने की 3 मेथड है। पहली जो मेथड है वो है प्रत्यक्ष जांच यानी डायरेक्ट इंक्वायरी। दूसरी जो मेथड है वो है अप्रत्यक्ष जांच यानी इनडायरेक्ट इंक्वायरी। और थर्ड जो मेथड है वो है प्रश्नावली की पद्धति यानी क्वेश्चनरी मेथड। राइट है। तो प्रत्यक्ष जांच यानी डायरेक्ट इंक्वायरी किसे कहते हैं। तो जब संशोधक स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त गणक सीधी मुलाकात द्वारा जो आवश्यक सूचना प्राप्त करता है तो ऐसी सूचना को अपने प्रत्यक्ष जांच कहते हैं। ऐसी जांच को कौन सी जांच कहेंगे, प्रत्यक्ष जांच कहेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप पर्सनल सचिन से मिलकर यदि जानकारी प्राप्त करते हो तो ऐसी जांच को अपने क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष जांच कहेंगे। कैसी जांच कहेंगे, प्रत्यक्ष जांच यानी डायरेक्ट इंक्वायरी कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, डायरेक्ट इंक्वायरी करने के लाभ क्या है। तो सबसे पहला लाभ तो यह है कि प्रत्येक जांच द्वारा की गई सूचना कैसी होती है, विश्वसनीय होती है। यानी प्रत्येक जांच द्वारा प्राप्त की गई सूचना में विश्वसनीयता का प्रमाण अधिक होता है। दूसरे नंबर पे आता है प्रश्न, उलझन और स्पष्टीकरण। सूचनादाता के साथ प्रत्यक्ष मुलाकात के कारण यदि सूचनादाता को कोई प्रश्न हो या फिर कोई उलझन हो तो उसका योग्य स्पष्टीकरण करके उसका हल किया जा सकता है। तीसरा, जब आप प्रत्येक जांच करते हो तो जो मेन सूचना है उसके साथ में पूरक सूचना भी आप क्या प्राप्त कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई सचिन तेंदुलकर के बारे में, कैरियर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो साथ साथ में उसके परिवार से संबंधित, उसके मित्रों से संबंधित जानकारी जो प्राप्त की जाती है तो ऐसी पूरक सूचना भी प्रत्येक जांच द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तीसरा जो है, जहां पर मर्यादित क्षेत्र में यदि आपको जांच करनी हो तो उस समय में प्रत्येक जांच क्या करती है, उपयोगी बनती है। व्यक्तिगत जांच के समय गणक द्वारा कितनी बार सूचना सुनने की पूरक सूचना भी मिलती है और जब जांच का क्षेत्र मर्यादित हो तो यह पद्धति अधिक सटीक मानी जाती है। सबसे लास्ट में है सक्षम सूचना। कई बार क्या होता है, सूचनादाता कुछ प्रकार की सूचनाएं देने के लिए क्या करता है, संकोच का अनुभव करता है। ओके। तो ऐसे संकोच के समय में ऐसी सूचना देने वाले से पूरक प्रश्न पूछकर भी आप क्या कर सकते हो, सूचना प्राप्त कर सकते हो। यदि वो सूचना न दे तो इनडायरेक्टली आप सूचना प्राप्त कर सकते हो, यानी प्राप्त की गई सूचना सक्षम सूचना होती है। तो इस प्रकार प्रत्येक जांच करने से विश्वसनीय सूचना मिलती है। जांचकर्ता के प्रश्न, उलझनों को स्पष्टीकरण किया जा सकता है। जांचकर्ता से संबंधित पूरक सूचना भी प्राप्त की जा सकती है। जहां मर्यादित क्षेत्र हो वहां प्रत्येक जांच क्या करती है, उपयोगी बनती है। और सूचना देने वाले का संकोच का अनुभव करना हो तो उसको अन्य तरीके से प्रश्न पूछ के भी क्या है, सक्षम सूचना प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक जांच के दोष को अपने देखें तो जहां विशाल व विस्तृत सूचना हो तो उस समय प्रत्येक जांच उपयोगी बनती नहीं है। यानी बड़े पैमाने पर जहां जांच करनी हो तो वहां पर्सनली डायरेक्टली मिलकर अपने इंक्वायरी कर सकते नहीं है, वहां समय, शक्ति और खर्च अधिक होता है। दूसरा है, ये पद्धति कैसी होती है, अधिक खर्चीली होती है। यहाँ क्या करता है, जांचकर्ता क्या करता है, जांच इकाई में प्रत्येक जाकर क्या करता है, जांच करता है, इसके लिए अधिक खर्चीली मानी जाती है।
और यदि जांच करने वाला यानी जो गणक है जो जांच करने जा रहा है यदि वह योग्य न हो तो सूचना जो प्राप्त होती है उसमें विश्वसनीयता का प्रमाण कैसा होता है, कम होता है, यानी विश्वसनीयता कम देखने को मिलती है। ओके, तो ये थी आपकी प्रत्यक्ष जांच। उसके बाद आती है अप्रत्यक्ष जांच यानी इनडायरेक्ट इंक्वायरी। विद्यार्थी मित्रों, संशोधक स्वयं अथवा नियुक्त गणक सीधी मुलाकात द्वारा सूचना प्राप्त न करके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य प्रकाशन द्वारा या किसी अन्य माध्यम द्वारा त्राहित व्यक्ति की सहायता से जो सूचना प्राप्त करता है तो उस जांच को अपने अप्रत्यक्ष जांच कहते हैं, यानी कैसी जांच कहते हैं, इनडायरेक्ट इंक्वायरी कहते हैं। राइट है, यानी सचिन तेंदुलकर से रूबरू न मिलकर आप किसी अन्य माध्यम से, किसी पुस्तक के द्वारा या फिर गूगल पे सर्च करके या फिर किसी अन्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक द्वारा यदि आप सचिन तेंदुलकर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो ऐसी जांच को अपने अप्रत्यक्ष जांच कहते हैं। अप्रत्यक्ष जांच के अपने लाभ को देखें तो जहां विशाल क्षेत्र कार्य क्षेत्र हो यानी बड़े पैमाने पर जब सूचना प्राप्त करनी हो तो उस समय अप्रत्यक्ष जांच क्या करती है, उपयोगी बनती है। सेकंड जो लाभ है उसका कि यदि जांच करने वाला जो व्यक्ति है वह सामने जिससे सूचना प्राप्त करना चाहता हो वह जांचकर्ता योग्य न हो या फिर वह व्यक्ति तैयार न हो तो उस समय आप क्या है, अन्य तरीके से अप्रत्यक्ष जांच द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सबसे जरूरी जो इसका लाभ है अप्रत्यक्ष जांच का कि अप्रत्यक्ष जांच के द्वारा समय, शक्ति व खर्च कम होता है, समय, शक्ति और खर्च की बचत होती है। राइट है। चौथा जो इसका लाभ है कि अप्रत्यक्ष सूचना द्वारा सरकार के विभिन्न विभाग के लिए आवश्यक विविध प्रकार की सूचना के लिए यह पद्धति अत्यंत उपयोगी बनती है। राइट है। तो लाभ के अंदर देखो तो विशाल कार्य क्षेत्र हो तो वहाँ अप्रत्यक्ष जांच उपयोगी बनती है। यदि जिसकी जांच करनी हो व्यक्ति तैयार न हो, ओके, जिसके बारे में सूचना प्राप्त करनी हो वह व्यक्ति तैयार न हो तो उस समय अप्रत्यक्ष जांच द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, समय, शक्ति और खर्च की क्या होती है, बचत होती है। और सरकार के विभिन्न विभाग के द्वारा आवश्यक विभिन्न प्रकार की सूचना इस अप्रत्यक्ष जांच द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अप्रत्यक्ष जांच के अपने दोष को देखें तो यदि पहला जो है वो है पूर्वग्रह युक्त या पक्षपाती संस्थान हो तो सही जानकारी प्राप्त होती नहीं है। जब व्यक्ति या संस्थान के जिसे सूचना प्राप्त करनी हो वह व्यक्ति या संस्थान पूर्वग्रह या पक्षपाती हो तो इस पद्धति से प्राप्त की गई सूचना की विश्वसनीयता कैसी है, घटती है या कम होती है। तीसरा, जांच करने वाला जो गणक है, ओके, जांच करता है जो है वह यदि अप्रामाणिक हो, अकुशल हो, ओके, तो उस समय सूचना योग्य प्राप्त होती नहीं है या प्राप्त की गई सूचना अर्थहीन होती है। तो इस प्रकार आप प्रत्यक्ष जांच की इन तीनों पद्धतियों द्वारा क्या है, सूचना प्राप्त कर सकते हो। अगले लेक्चर के अंदर अपने प्रश्नावली की पद्धति यानी क्वेश्चनरी मेथड के द्वारा किस प्रकार जांच की जा सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे। होप सो कि आपको प्राथमिक सूचना, गौण सूचना, प्रत्यक्ष जांच और अप्रत्यक्ष जांच के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।